देखो, केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर क्लास, और आज हम लोग सीखने वाले हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। जैसे इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें इस चीज़ की जानकारी दिए थे कि अम्ल एवं क्षार का पहचान करने के लिए हम लोग यूज करते थे लिटमस पत्र। और उसमें ये बात हम बतलाए थे कि जो लिटमस पत्र होता है वो अम्ल और क्षार की पहचान अपना कलर चेंज करके और पहचान करवाता है। जैसे अम्ल की पहचान क्या थी कि वो नीला को कैसा करता था, लाल कर देता था। और एक किसका पहचान था, अम्ल का। और जस्ट इसका उल्टा था कि लाल लिटमस को नीला करता था, नीला, और वो था क्षार। और एक और था जिसमें लिटमस के कलर में किसी भी तरह की कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, और वो हमारा था लवण। उसको हम लोग बोलते थे लवण। तो यहां से तुम समझ सकते हो कि ये चीज जो है ना हमारा रासायनिक नहीं है। रासायनिक का अर्थ होता है कि हम उससे रिएक्शन करें और रिएक्शन करके वो एक नया प्रोडक्ट का निर्माण कर दे, एक नई प्रोडक्ट की निर्माण कर दे, तो उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पास मान लो कि हमने एक कोई बर्तन लिया है या कोई बीकर लिया है इस तरह से, और इसमें पहले से हम मिला करके रखे हैं कोई अम्ल इस तरह से। ये हमारा क्या है, एसिड है। और इस एसिड का नाम मान लो कि मेरा H2SO4 है, H2SO4, हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल। और इस अम्ल में हम डाल दिए जिंक का कोई रड, जिंक रड। इसमें हमने जिंक का कोई रड डाल दिया इस तरह से। जैसे ही इस जिंक रड को इसमें डालोगे, जेडन रड है, तो ये अभिक्रिया करेगा, ये जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया कर करके वो एक नया प्रोडक्ट देगा। और जैसे ही ये दोनों मिलेगी, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, इस दोनों के मिलने से एक नया प्रोडक्ट होता है, बनता है, जिसका नाम होता है ZnSO4। और इसके साथ साथ एक गैस के रूप में, इसी में देखोगे ना, तो ये तो ZnSO4 बना लिया, और गैस के रूप में इससे एक वाष्प, ऐसे गैस के रूप में एक गैस निकलेगा जिसका नाम होता है हाइड्रोजन गैस। एक गैस के रूप में बाहर निकलेगा। तो देखो तो कि यहाँ पास रिएक्शन संभव है कि नहीं, रिएक्शन हो रहा है ना। तो अगर रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि तुम देखोगे तो ये जो ZnSO4 है ये लवण है, ये लवण है। तो रासायनिक अभिक्रिया उसी को ना बोलते हैं जो रिएक्शन करने के बाद एकदम प्रतिकारकों से भिन्न एक अलग प्रोडक्ट बना ले, एक अलग सा प्रोडक्ट बना ले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। एकदम सिंपल है। तो यहाँ पास भी तुम्हें वही चीज हो रही है। तो यहाँ पास हम लोग पहला सीखने वाले हैं कि यदि कोई अम्ल को या क्षार को किसी धातु से रिएक्शन करा दिया जाए तो उसका प्रतिफल क्या बनेगा, उसका प्रतिफल क्या बनेगा। तो इसे सबसे पहले हम लेते हैं अम्ल से। जैसे मेरे पास एक एसिड है H2SO4, और इसको हमने रिएक्शन करवाया है कोई धातु की उपस्थिति से। मतलब ये हमारा धातु है और ये हमारा अम्ल है। और इस अम्ल को
इस अम्ल को और इस धातु को आपस में रिएक्शन कराएं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि ये अम्ल है और ये धातु है, यानी जिंक रॉड है, और इसको जैसे ही रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमको क्या दे रहा है, Zn2O4 दे रहा है, Zn2O4 दे रहा है, प्लस प्लस क्या दे रहा है, हाइड्रोजन, यानी एक गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, एक गैस के रूप में बाहर निकलेगा। तो यहाँ से हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो अम्ल है धातु के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहा है, लवण प्लस गैस, लवण प्लस गैस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, अगर एज ए फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहें, एक रूल बताना चाहे तो उसका क्या हो जाता है कि अम्ल क्या है हमारा, अम्ल, अम्ल प्लस इस अम्ल के साथ क्या मिल रहा है, जिंक, और जिंक क्या है, धातु है। तो यहाँ पास कोई भी धातु होनी चाहिए, धातु, अम्ल प्लस धातु बना क्या आ रहा है हमारा, लवण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लवण प्लस प्लस क्या बना रहा है, गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, तो H2 गैस, H2 गैस। तो ऐसा ऐसा कुछ भी आ जाए धातु के रूप में, कुछ भी आ जाए। जैसे अगर एक एग्जांपल और अगर इसको हम समझाएं तो एक और समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास अम्ल के रूप में यही रहेगा, सेम है, अम्ल के रूप में सेम रहेगा। जैसे अम्ल हम ले लेते हैं H2SO4 को ही ले लेते हैं। अब बस सिर्फ हम चेंज करने वाले हैं, धातु जिंक है, इस जिंक के जगह पे अब हम लिख देते हैं कॉपर। कॉपर भी हमारा क्या है, धातु है, और इस धातु के रिएक्शन जैसे ही हम अम्ल से करवाते हैं हमारा क्या बनता है, लवण। तो लवण बनता है, H2 गैस बनता है। तो H2 गैस तो हर हाल में हम लिखेंगे। अब बताओ कि यहाँ से ये H2 निकल चुका है, ये H2 निकल चुका है बाहर, तो इसके साथ बचा क्या, सिर्फ SO4 बचा है और ये कॉपर बचा है। तो कॉपर दोनों आपस में क्या करेगा, गठबंधन बनाएगा, ये दोनों आपस में जुट जाएगा। क्योंकि यहाँ से इस हाइड्रोजन को तुम देखोगे, इस हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, बाहर निकल जा रहा है इसको मिलने के कारण। तो ये देखो बाहर निकल गया बेचारा, गैस के रूप में निकल गया, और निकल गया तो यहाँ पास इसकी जगह खाली हो गई कि नहीं, इसके सल्फेट के बगल में। तो सल्फेट के बगल में अगर यहाँ खाली हुआ है तो यहाँ पास कौन आएगा, कॉपर अपना धाक जमाएगा, और धाक जमाएगा तो सीट खाली है, कोई भी बैठ जाएगा। और बैठने के लिए क्या चाहिए, इसको एक धातु की आवश्यकता है, और धातु के रूप में यहाँ कौन आया, कॉपर। यहाँ कॉपर आ गया, इसके जगह पे खाली है तो इसका क्या आ जाएगा, SO4। तो देखो तो कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो कॉपर सल्फेट जो है CuSO4 ये क्या हमारा, लवण है, क्या है, लवण है। देखो तो लवण प्लस H2 गैस। तो यहाँ से तुम किसी भी तरह का रिएक्शन संपन्न कराओ, खाली उसको में एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो रिएक्शन कराओगे उसमें अम्ल होना चाहिए और धातु होना चाहिए, और वो जब भी देगा तो लवण देगा और H2 गैस देगा। क्योंकि एक चीज और समझना कि H2 ही क्यों देगा बार बार, तो H2 इसलिए देगा ना कि अम्ल की पहचान होता है कि जलीय विलयन में H प्लस आयन मुक्त करता है, H प्लस आयन मुक्त करता है जलीय विलयन में अम्ल, अम्ल। और जबकि जो क्षार होता है, क्षार वो तुम्हारा मुक्त करता है, जो क्षार होता है OH माइनस, OH माइनस, और ये क्षार का है, क्षार का। और लवण का क्या है, तो लवण का है कि H प्लस जितना होगा उतना ही OH माइनस होगा। यहाँ सोचो तो कि यहाँ जब भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो अम्ल से, अम्ल की पहचान क्या है कि उसमें H प्लस आयन होगा, तो H प्लस आयन होगा मतलब हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा ना। तो वही हाइड्रोजन क्या हो रही है, यहाँ से निकल रही है, वही हाइड्रोजन यहाँ से निकल रही है। तो निकल रही है तो आराम से देख सकते हो बन रहा है। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास अब नेक्स्ट में ये अम्ल ना हो करके कोई क्षारक हो जाए, क्षारक, तो क्षारक की पहचान है OH, क्षारक की पहचान है OH। तो अम्ल की जगह पे यदि कोई भी क्षारक हो जाए, एनीबॉडी, तो उसको अगर हम धातु से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, जैसे देखो दूसरा, अब अम्ल की जगह पे हम क्या लेंगे, क्षारक, क्षारक। और क्षारक को रिएक्शन करवाना है किसके साथ, धातु के साथ। क्योंकि यहाँ देखो अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं क्षारो, तो क्षारक की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, क्षारक।
तो यहाँ अम्ल का तो रिएक्शन यहाँ हो चुका है, अब हम क्या ले रहेंगे, क्षारक। तो क्षारक प्लस धातु, क्षारक प्लस धातु। जैसे ही क्षारक को तुम किसी भी धातु से रिएक्शन कराओ तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये लड़ाई नहीं करता है, बेचारा सीधा है, एकदम बहुत मासूम है तुम लोग की तरह, है ना। यहाँ क्या है कि जैसे ही क्षारक आपस में मिलेगा धातु के साथ, ये दोनों कंप्रोमाइज कर लेता है, लड़ना क्या है, कोई लड़ाई नहीं करता है। तो ये दोनों बेचारा क्या करता है, आपस में नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, किसी भी तरह की कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, मतलब इसका प्रतिफल बनेगा ही नहीं, और नहीं बनेगा तो फिर टेंशन कुछ लेना है, इसको जैसे वैसे छोड़ देंगे। तो ये क्या हो गई, क्षारक का। नेक्स्ट फिर हम लोग को जो सीखना है वो ये है कि कोई भी धातु है, ठीक है, और धातु का कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक नाम और है बाई कार्बोनेट, इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, बाई कार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया, मतलब कोई भी धातु हो और उस धातु का क्या करेंगे, अम्ल के साथ रिएक्शन कर देंगे, चाहे वो तुम्हारा कार्बोनेट किसी का भी हो, लेकिन एक चीज याद रखना कि वो कार्बोनेट जब भी होगा तो धातु का होगा। अब धातु में कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पास धातु में कॉपर एक बार लिए थे, जिंक लिए थे, तो तुम अलग अलग ले सकते हो, अलग अलग ले सकते हो। जैसे मान लो कि हमारे पास, इसको भी एक रिएक्शन से ही समझते हैं कि एक बीकर है इस तरह से, और इस बीकर में हमारा मौजूद है कोई अम्ल, क्योंकि देखो क्या ले रहे हैं हम, रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, अम्लों के साथ, तो अम्ल के रूप में कुछ भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पास H2SO4 लिए, अभी हम H2SO4 ना लेकर के दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे इसमें अब्बर हम ले लिए HCl अम्ल ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये हमारा क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इस अम्ल में हमको डालना क्या है, कोई भी धातु का कार्बोनेट या धातु का बाइकार्बोनेट, तो इस धातु हाइड्रोजन धातु के कार्बोनेट, तो मान लो कि हमारे पास धातु के रूप में आ गया है सोडियम, ले लेते हैं, सोडियम तो हमारा धातु है, मान लो कि हम यहाँ पास Na ले लिए और इसके साथ हमने मिला दिया है, कार्बोनेट बनाना है तो CO3 मिलाएंगे, क्योंकि कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CO3। तो जैसे ही Na CO3 से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा Na2CO3। तो ये देखो, तो धातु का कार्बोनेट हो गया कि नहीं, धातु कार्बोनेट। तो ये हमारा क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। और इसको रिएक्शन करवाए हम किससे, इसको रिएक्शन हमने करवाया है HCl से। तो जैसे ही HCl से रिएक्शन कराओगे, जैसे ही इसको तुम HCl से रिएक्शन कराओगे तो ये बनाएगा तुम्हारा लवण NaCl, यहाँ से Na आ जाएगा और यहाँ से Cl आ जाएगा। तो देखो इसमें भी तुम्हारा एक H रह रहा है, तो इसमें इस लवण के साथ साथ बताओ एक चीज और भी तो बच रहा है, CO3 यहाँ बच रहा है और H यहाँ बच रहा है। तो CO3 अगर यहाँ बच रहा है तो CO3 तो बनाएगा नहीं, तो ये क्या करता है कि एक ऑक्सीजन इसको दे देता है, एक ऑक्सीजन इसको दे देता है और ये बनाता है CO2। तो एक ऑक्सीजन यहाँ निकल गया और एक हाइड्रोजन यहाँ बच रहा है, तो दोनों गठबंधन की सरकार बनाएगी और आपस में बना लेगा जल, आपस में मिल करके क्या बनाएगा, जल। तो जल बनाएगा तो सोचो तो कि यहाँ तुम देख क्या रहे हो कि कोई भी धातु का कार्बोनेट है जो अम्ल से रिएक्शन करके क्या दे रहा है, लवण, क्या दे रहा है, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल दे रहा है। तो ये चीज होती है। तो इसी चीज को अगर हम यहाँ एज अ लैंग्वेज लिखना चाहें तो क्या होगा, सोचो कि यहाँ पास क्या हो रहा है कि हमने ली है धातु का
कार्बोनेट, तो धातु हमारा सोडियम है और इसका कार्बोनेट लिए हैं तो Na2CO3 प्लस, इसको किस में मिलाना है, आम्ल में, किस में मिलाना है, आम्ल में। तो यहाँ पास आम्ल के रूप में क्या ले लिए, HCl। तुम चाहो तो यहाँ पास H2SO4 भी ले सकते हो, दैट्स नॉट मैटर, ओके, बिकॉज यहाँ हमने क्या लिया है H2SO4, सो यहाँ हम HCl लिए, ओके। तो यहाँ पास N2CO3 प्लस HCl, N2 नहीं है सॉरी, Na2 है, Na2 प्लस CO3 प्लस क्या बुला रहा है, Na2CO3 मतलब सोडियम बाई सॉरी सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, रिएक्शन करके हमको क्या देगा, तो रिएक्शन करके हमको दे रहा है लवण यानी NaCl प्लस क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्लस क्या दे रहा है, पानी। तो ये तो हर हाल में तुमको देगा, ये चीज हर हाल में देगा, ऐसा नहीं कि ये चेंज करेगा, चेंज सिर्फ क्या करेगा ये। तो अगर इसको अगर हम लिखना चाहें कि यहाँ पास कोई भी धातु कार्बोनेट है, क्या होनी चाहिए यहाँ पास, कोई भी धातु कार्बोनेट, तो हम लिख सकते हैं धातु कार्बोनेट प्लस आम्ल, रिएक्शन करके क्या देगा, लवण प्लस CO2 प्लस H2O। एक और देख लेते हैं क्योंकि एक हमारा और बचा हुआ है, और वो क्या बचा है कि बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट देखो, बाई का अर्थ होता है हाइड्रोजन, मतलब जिसके अंदर में हाइड्रोजन लग जाएगा उसको बाई ले लेगा, समझ में आ रही बात। जैसे मान लो कि यहाँ पास मेरे पास, यहाँ इसको अच्छा से समझ लेते हैं, सोडियम है और पहले से CO3 है मैंने Na2CO3, और जैसे ही इसके बीच में तुम घुसा दो हाइड्रोजन को तो इसको बाई ले लेगा, इसको बाई ले लेगा। जैसे मान लो कि तुम पहले से दो व्यक्ति हो और खा रहे हो पूरा छेना रसगुल्ला मार ले है, और सपोज कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिससे तुम्हारा बोला चाहे बंद है, वो भी आन के बैठ जाए, लेकिन जिससे तुमसे बोला चाहे बंद है, लेकिन जो जिसके साथ तुम खा रहे हो वो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो तुम अंदर कुछ नहीं बोलेगा, सॉरी बाहर तुम कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन अंदर अंदर थोड़ा बाई ले रहेगा। तो बाई क्यों लिया पता है, इसलिए कोई तीसरा आ चुका है, कोई तीसरा आ चुका है, लेकिन जैसे ही तीसरा चला जाएगा तुम ठीक ठाक हो जाओगे। तो सेम यहाँ भी है बेचारा पहले से गठबंधन बनैले है और यहाँ आ गया है हाइड्रोजन, मतलब कि NaHCO3। देखो तो ये दोनों के बीच में कौन घुस गया, H, तो इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब बार हम रिएक्शन किससे कराने वाले हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट, मतलब उस हाइड्रोजन को हम चाहें तो क्या बोल सकते हैं, सोडियम भी बोल सकते हैं, उस हाइड्रोजन को, सॉरी सोडियम बोल रहे हैं, उस हाइड्रोजन को बाई भी बोल सकते हैं, या बाई को हम चाहें तो हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, टेंशन नहीं है। जैसे एक रिएक्शन देखते हैं, एक इसका भी देख लेते हैं। तो इसको तुम देखो तो क्या करोगे, अब बार क्या लोगे, यहाँ पास Na2 के जगह पे कहाँ, ये सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पास हम क्या ले रहे हैं, अब बार दूसरा एग्जांपल में NaHCO3, देखो यहाँ H आता है तो 2 हट जाता है, प्लस आम्ल, तो आम्ल क्या लेते हैं, HCl ही ले लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ HCl डालोगे तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा लवण। तो लवण बनाएगा तो याद करो, इधर से Na आएगा और इधर से Cl आएगा, Na और Cl, तो यहाँ क्या हो जाएगा NaCl प्लस CO2 बनाएगा, CO2 बनाएगा, तो ये हो जाएगा CO2 प्लस, देखो तो यहाँ पास एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पास है, अभी कितने हाइड्रोजन है, 2, और यहाँ पास CO2 है, तो एक ऑक्सीजन तो अपना त्याग दिया ना, तो
तो एक ऑक्सीजन को त्यागा है तो वो किसी न किसी के साथ जाके क्या करेगा, मिलेगा, और मिलेगा तो क्या बनाएगा वो H2O। H2O। तो देखो तो कि जो प्रोडक्ट धातु कार्बोनेट का अम्ल के साथ रिएक्शन से हो रहा है वही सेम प्रोडक्ट धातु के बाइकार्बोनेट से अम्ल के रिएक्शन करने पर आ रहा है कि नहीं, सेम आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसके बाद फिर हम लोग और आगे देखने वाले हैं और वो तुम्हारा रहेगा सी टॉपिक, बी है मतलब सेकंड लेक्चर। अगले बार हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड। तो ऐसा करो इससे राइट कर लो, इसे राइट करो। देखो अम्ल और क्षार का एक लेक्चर क्लास तीसरा होगा सी। इससे पहले हम लोग ये पढ़ चुके थे कि अगर कोई कार्बोनेट है और वो कार्बोनेट धातु का होगा तो उसकी अभिक्रिया को हम लोग अम्ल से करा चुके थे, और ये भी करा चुके थे कि क्षारक को यदि धातु से अभिक्रिया कराया जाए तो वो रिजल्ट क्या देगा। ये दो चीज हम लोग देख चुके हैं। और जो तीसरा है वो है अम्ल एवं क्षारकों की अभिक्रिया, मतलब अम्ल और क्षार एक दूसरे से कैसे अभिक्रिया करते हैं, कैसे। तो इसमें हम लोग मान के चलते हैं कि एक अम्ल लेते हैं, कोई भी एक अम्ल ले लो, जैसे H2SO4 ले लो। तो थोड़ी सी एक चीज़ और हम जानकारी दे दूं कि अम्ल की पहचान होती है, पता ना तुम लोग को याद है कि नहीं, इतना दिन के बाद क्लास शुरू हो रहा है। अम्ल की पहचान होता है कि वो जलीय विलयन में तुमको घुल कर करके H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। इस पे H+ मतलब धनायन उत्पन्न होगी। और जो क्षारक होता है वो तुम्हें OH- देता है। ये पहचान है अम्ल का और ये पहचान है क्षार का। तो मान लो कि हम एक अम्ल के रूप में H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4, और इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं किसी क्षारक से। अगर क्षारक से कराएंगे तो क्षारक के रूप में तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। जैसे हमारे पास एक क्षारक है NaOH, तो ये जनरली अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा तुमको, देख लो यहां से तुम इसको रिएक्शन करवा दिए तो ये बना लेगा सोडियम Na और सल्फेट SO4, सोडियम सल्फेट प्लस इसके अलावा जो बच गया तो बचा क्या H2, तो ये बना लेगा जल। अब बताओ कि सोडियम सल्फेट हमारा क्या है, लवण है। ये हमारा क्या है, लवण है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जब लवण है तो एक चीज और, रिएक्शन करेगा तो यहाँ इसका वैलेंसी 2 होता है, तो ये आ जाएगा N2 के पास। अब ठीक है, अब यहाँ से तुम एक कैटेगरी में देखो तो इससे पता चलेगा कि हमारा क्या है, अम्ल प्लस, अम्ल के साथ हम किसको मिला रहे हैं, क्षारक को। क्षारक, अम्ल प्लस क्षारक हमको दे क्या रहा है, लवण, प्लस क्या दे रहा है, जल। तो यहां से देखो तो एक तुमको पैटर्न यानी रूल बन गया कि नहीं, स्ट्रक्चर देख लो कि अम्ल और क्षारक जब भी रिएक्शन करेगा चाहे वो कुछ भी हो तो वो तुमको क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ साफा एग्जांपल्स हम समझा दिए कि यहाँ पास हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोसल्फेट इसको बोला जाता है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या दे रहा प्रोडक्ट, सोडियम सल्फेट
प्लस जल दे रहा है, तो सोडियम सल्फेट हमारा लवण हो गया, ये जल हो गया। अब बताओ कि अगर इस तरह से अगर कभी भी एग्जाम में दे दे पूछ दे तो आराम से तुम इसका रिएक्टेंट देगा और प्रोडक्ट तुम खुद लिख सकते हो, निर्णय अब ले सकते हो। तीसरा क्लास लेक्चर क्लास थर्ड है, अब थर्ड है तो तुम यहाँ से इजीली समझ सकते हो कि जब हम किसी अम्ल और क्षारक को अगर मिलाते हैं, अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो हमेशा लवण और जल देता है। तो जल के लिए तो हमारे पास फार्मूला हमेशा H2O ही रहेगा, और बाकी जो चेंज करेगा वो चेंज क्या करेगा, लवण कर सकता है चेंज। तो लवण कर सकता है तो डिपेंड करता है कि तू अम्ल के रूप में किसको लिया है और क्षारक के रूप में किसको लिया है। तो अम्ल के रूप में हमने क्या ले लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड को ले लिया, और क्षारक के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया। तो हमारा लवण में क्या मिल गया, सोडियम सल्फेट मिल गया, सोडियम सल्फेट मिल गया। एकदम आसान है। जैसे अगर इसकी जगह पर हम एक और एग्जांपल अगर समझा दूं, जैसे अम्ल के रूप में अभी हम H2SO4 ना लेकर करके HCl ले लेते हैं। HCl भी तो हमारा अम्ल ही है, HCl प्लस इस क्षारक को यही लेते हैं, जैसे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब बताओ कि इसको अगर रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमेशा क्या देगा, जल देगा। तो जल के लिए हम पहला ही लिख लेते हैं H2। अब H2 वहाँ से निकल चुका है तो हमारे पास बचा क्या चीज़, Na और Cl। तो Na और Cl में जाओगे तो Na पहले लिखाएगा और Cl बाद में। तो यहाँ पर देखो तो जल क्या चेंज किया है, जल का वैल्यू चेंज किया है, कुछ नहीं है, सिर्फ चेंज यहाँ क्या कर दिया, लवण। तो ये लवण ही है, लवण ही है, बट अब इस लवण का सूत्र चेंज हो गया। अब यहाँ पास क्या बन रहा है, नमक बन रहा है, जबकि यहाँ पास क्या बन रहा था, सोडियम सल्फेट बन रहा था। तो इसमें भी जल का निर्माण हो रहा है, इसमें भी जल का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कितना भी अगर अभिक्रिया इस रूप में दे दे और तुम खाली ये पहचान जाओ कि दिया हुआ है, अरे ये प्रोडक्ट थे रिएक्टेंट वो अम्ल और क्षारक होनी चाहिए। अगर अम्ल क्षारक नहीं है तो फिर उसको तुम ए नहीं लिख सकते हो, वो तो फिर डिपेंड करेगा कि आगे क्या है, आगे क्या है। तो इसमें आसानी से इसको तुम लिख सकते हो, समझ में आ रही बात, इसको लिख सकते हो। इसको पहचान भी है, अम्ल और क्षार की पहचान है कि अम्ल जहाँ भी होगा उसमें H+ आयन होगा और क्षारक जहाँ भी होगा उसमें OH- होगा। तो यहाँ भी देख सकते हो H अम्ल है, OH क्षार है। यहाँ भी देख सकते हो यहाँ H लगा हुआ है, मतलब कि क्या है, एसिड है। यहाँ पास हमारा क्या लगा हुआ है, OH। तो OH अगर लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये क्षारक है, और क्षारक है तो अम्ल और क्षारक मिल करके हमारा ये दे रहा है। अब हम लोग इसके बाद वाली टॉपिक यानी C के बाद D आएगा ना, तो D में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी धातु का ऑक्साइड यदि अम्ल से या क्षार से रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा। तो इससे तुम राइट करो और उसके बाद फिर हम उसको बताओ। देखो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा ये है और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं ये। जैसे देखो अगर कोई भी अगर धातु है, मान लो कि हमारे पास कोई धातु है इस तरह से, जैसे कैल्शियम को ही हम ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और इस कैल्शियम ऑक्साइड को यदि हम रिएक्शन करा दें किसी अम्ल से, किसी अम्ल से, तो अम्ल से अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो अम्ल के रूप में मान लो कि हम ले लेते हैं H2SO4 ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, H2SO4। तो ये रिएक्शन करेगा तो ये जनरली हमारा प्रोडक्ट क्या देगा, हाँ कैल्शियम सल्फेट प्लस यहाँ H2 बच गया, ये O बच गया, तो ये हमारा दे देगा H2O। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे ही एक कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस H2SO4, तो ये हमारा क्या है, अम्ल है, ये हमारा क्या है, अम्ल है, अम्ल। और एक कैल्शियम पता है कि ये हमारा धातु है, कैल्शियम क्या है, धातु है। और ये धातु के साथ क्या लगा हुआ है, ऑक्साइड, धातु के साथ क्या लगा हुआ है, ऑक्साइड। तो अगर धातु के साथ ऑक्साइड लग जाए, ऑक्साइड, तो ये कहलाता है धातु का ऑक्साइड।
क्या कहलाएगा? धातु का ऑक्साइड। और जो भी चीजें धातु की ऑक्साइड होती है वो जनरली क्षारक होता है। जो भी धातु का ऑक्साइड हो वो तुम्हारा क्षारक कहलाता है। तो यहाँ पास तो अभी जो पढ़ा इसके पीछे वाली में, उसमें भी तो यही चीज था कि धातु का ऑक्साइड, यहाँ पास खाली नाम बदल के आ रहा है। समझ में आ रहा है? वोट डाले जाता है, लोग देखना निजी वाला रहेगा। अब तो ईवीएम सिस्टम हो गया है, अब टेंशन नहीं रहता है। लेकिन पहले बैलेट पेपर रहता था तो ओकरा में एक ही आदमी 4 गो साड़ी बदल के जाएगा, 5 को बैलेट पेपर मोड़ के डाल के चल आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पास क्या है, खाली नाम चेंज हो रहा है, सेम है, काम इसका कोई अलग नहीं है। वैसे भी कपड़ा चेंज होने से हम बदल जाएंगे क्या? सोचो, तो इसका नाम अगर चेंज हो रहा है तो नाम चेंज होने से क्या इसका गुण चेंज हो जाएगा? ऐसा नहीं है। तो अगर ये धातु है, धातु का ऑक्साइड है, तो ये हमेशा क्या होगा? क्षारक होगा। ये हमेशा क्या हो जाएगा? क्षारक। धातु का ऑक्साइड हमेशा क्षारक होता है। यहाँ देखो तो क्या मिल रहा है? क्षारक प्लस आम्ल, क्षारक प्लस आम्ल। अभी इससे पहले वाला क्लास में काम दूसरा चीज पढ़ाए थे, इससे पहले वाला में क्षारक प्लस आम्ल, और ये मिल करके क्या देता है? तुम्हें भी पता होगा कि क्षारक और आम्ल मिलता है तो लवण देता है, लवण। तो कैल्शियम सल्फेट हमारा क्या है? लवण है, प्लस क्या दे रहा है? जल दे रहा है। तो अगर जल दे रहा है तो यहाँ से देख सकते हो जल। तो इसमें नया कोई चीज सीखा? सिर्फ तुम नया ये सीखा कि कोई भी धातु होता है वो धातु का ऑक्साइड क्षारक होता है, धातु का ऑक्साइड क्षारक होता है। बाकी सारा चीज तो पहले ही वाला आ गया, देख सकते हो कि क्षारक प्लस आम्ल, लवण प्लस जल। तो इसी चीज को हमने यहाँ पास लैंग्वेज में लिखा है, और लैंग्वेज क्या है? पढ़ो। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो धातु है, धातु का ऑक्साइड है, ये क्या है? क्षारीय होते हैं। यदि इसकी अभिक्रिया अम्ल से कराई जाए, क्षारक और अम्ल, अम्ल से होती है तो यह लवण और जल देते हैं। तो लवण और जल देते हैं तो क्या लवण और जल नहीं है? याद रखना कि कोई भी धातु है उसका ऑक्साइड क्षारीय होता है, और यदि उसको हम लवण से अभिक्रिया आम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो वो हमें लवण और जल देगा। तो सही है, क्षारक प्लस आम्ल और लवण प्लस जल, ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट। तो यहाँ पास देखो धातु है कैल्शियम, धातु का ऑक्साइड हो गया यानी कि क्षारक हो गया। अब क्षारक को क्षारक से कैसे तो कोई रिएक्शन करा सकता हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। भालू कहावत है, लोहा लोहे को काटता है, लेकिन यहाँ अगर कोई कह दे क्षारक क्षारक को काटता है तो जी नहीं, यहाँ क्षारक को काटने के लिए किसको लाना पड़ेगा? अम्ल को लाना पड़ेगा, तब जाके लवण बनाएगा। अम्ल ही इसको काट सकता है। ऐसा नहीं कि दो लड़की लड़ रही तो बड़ी खतरनाक होता है। देखिए भैंसा का लड़ाई देखो तुम लोग, गजीब लड़ती है, उन लोग लड़ता है। अगर लड़ गया ना तो कभी हटे का नाम ही नहीं लेता है। जब कोई ऐसा भैंसा मिल जाएगा ना कि उसको रस्सी लगा के खींचे पड़ता है, उसको उधर तानो इसको उधर तानो, तब जाकर के उन लोग शांत होता है। उसको शांत करने के लिए किसी बैल के पास बांध दो। अगर कोई भैंसा ज़्यादा लड़ रहा है उसको बैल के पास बांध दो, वो लड़बे नहीं करेगा, कभी नहीं लड़ेगा। तो यहाँ पास अगर तुम देखोगे ना तो ये क्षारक है, ये अम्ल है। तो क्षारक अगर अम्ल से रिएक्शन कर रहा है बार बार तो इस अम्ल को हटा दो यहाँ से, और हटा करके इसके जगह पे तुम ले आओ क्षारक को, बेचारा मिल के रहेगा, कहीं नहीं लड़ेगा। तो यहाँ पास क्षारक है, अम्ल से रिएक्शन कर देगा, जल बना लेगा। जैसे कुछ धातु के ऑक्साइड का नाम हमने यहाँ लिखा है, और वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि अभी हमने एग्जाम्पल में लिया, जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, और भी ऑक्साइड हो सकता है। कोई भी धातु ले लो उसका ऑक्साइड बना दो, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? ये क्षारीय कहलाएगा, वो क्षारीय होगा। लेकिन अगर मान लो कि इस धातु के जगह पे कोई अधातु आ जाए, अधातु, तो अधातु आ जाए और अधातु के साथ तुम ऑक्साइड को लगाओ, अधातु के साथ। तो यदि तुम अधातु के साथ ऑक्साइड को लगाओगे तो जैसे देखो यहाँ पास कार्बन क्या हमारा अधातु है, कार्बन के साथ क्या लगा दिए? ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या हो गया? अधातु धातु प्लस क्या हो गया? ऑक्साइड, ऑक्साइड।
तो अधातु प्लस ऑक्साइड, तो अधातु का जो ऑक्साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय। इसको क्या बोलेंगे? अम्लीय। एकदम थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ समझना, दोनों जगह पे ऑक्साइड आ रहा है, दोनों जगह पे ऑक्साइड आ रहा है, सिर्फ अंतर है कि यहाँ पास धातु है और यहाँ अधातु है। तो अधातु का अगर ऑक्साइड हो तो अम्लीय होगा, अम्लीय। तो जाहिर सी बात है कि इसको रिएक्शन कराने के लिए हमको कोई क्षार लाना पड़ेगा, कोई क्षारक आएगा, क्योंकि अम्ल अम्ल से रिएक्शन कैसे करेगा? होता है? कभी नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो यहाँ पास हम क्या लाएंगे? कोई क्षारक लाएंगे। जैसे यहाँ देखो, ये भी हमारा क्या है? सल्फर, अधातु। तो ये हमारा ऑक्साइड आ गया सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। तो इस सब के सब क्या है? अम्लीय है। और अम्ल की दोस्ती हमेशा किससे होती है? क्षारक से। दोनों लड़ेगा, बहुत अच्छा दोस्ती निभाता है, दोनों लड़ करके लवण बना लेगा एकदम। तो यहाँ पास देखो क्या करते हैं हम, जैसे इसमें से किसी एक को ले लो, जैसे इसको हम ले लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को। तो यहाँ अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और इसके साथ अबर हमको क्या मिलाना होगा, इसको देखते हैं। अब एग्जांपल से इसको हम लोग समझ लेते हैं फिर से कि अधातुओं की ऑक्साइड अम्लीय होती है। अधातुओं की ऑक्साइड कैसी होती है? अम्लीय होती है। यदि इसकी अभिक्रिया क्षारक से कराई जाए, तो अगर ये अम्ल है तो क्षारक से ही होगा। अब थोड़ू ना उसको समझ में आ रहा है? अगर ये लड़की है तो लड़की कैसे शादी कर सकता है? उसको करने के लिए लड़का चाहिए। तो यहाँ पास इसको भी रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए? अम्लीय है तो इसको क्षारीय चाहिए, मतलब अपोजिट लिंग वाला चाहिए, सेम वाला से नहीं होता कुछ। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अम्लीय है। तो जाहिर सी बात है कि अम्ल के रूप में हम यहाँ ले लेते हैं HCl को, प्लस क्षारक के रूप में ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। लेकिन एक चीज़ और याद रखना कि जब भी हमको यहाँ लेना है तो अधातु की ऑक्साइड लेना है। तो अधातु की ऑक्साइड में हम इसको ले लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को, HCl नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड को। अगर हम यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड को लेते हैं यहाँ क्षारक के रूप में, किसको लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ये रिएक्शन करके हमें क्या देगा? NaSO4 देगा, सोडियम सल्फर देगा, ये NaS देगा, NaS देगा, यहाँ बस 2 होना चाहिए, प्लस यहाँ से क्या निकल करके आएगा? हाँ, H2O जल। अब यहाँ तुम देख सकते हो कि ये हमारा क्या है? लवण, ये हमारा लवण। अब ये लवण है और ये पानी है, लवण है और ये पानी है, जल। अब सोचो कि यहाँ पास भी तो यही चीज हो रहा है कि ये हमारा अम्ल है, अम्ल प्लस क्षारक रिएक्शन करके क्या दे रहा है? जल और लवण दे रहा है। तो यहाँ से भी तो एक सूत्र बन के आ गया हमारा। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये वाला बात अगर याद रहेगा तो कितनों कुछ भी दे दे, कैसनो रिएक्शन देगा, आराम से हम लोग इसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं। इसमें अंतर कुछ नहीं है, खाली सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ धातु का ऑक्साइड है, यहाँ अधातु का। और इसी चीज़ को यहाँ लैंग्वेज दिया हुआ है, इसमें लैंग्वेज में कुछ नया थोड़ू है, खाली क्या है कि अधातुओं की ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यदि इसकी अभिक्रिया क्षारकों से होती है तो यह लवण और जल देते हैं। तो सही तो है, अधातु है, अधातु का ऑक्साइड अम्ल प्लस क्षारक। तो क्षारक में सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्षारक, और ये रिएक्शन करके क्या देगा? लवण और जल। तो लवण में आ गया Na2S प्लस H2O। और इस तरह से ये वाला आज के लिए टॉपिक खत्म। और इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो इसे राइट करो।